नहीं हुआ था ऑक्सीजन विखंडन बासी इसमें एक हो गया था क्या आवास विखंडन। ये चल रहा था खत्म हो गया था। ये कारण है इसमें क्या हो गया था प्रदूषण क्या हो गया था प्राकृतिक संसाधन अधिग्रहण आवास विखंडन होता प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण 4 लाइन लिखिए। प्राकृतिक संसाधनों का अधिग्रहण इससे जैव विविधता में नुकसान। आपके ग्रुप में पूछ लिया होगा क्वेश्चन जो आए हुए हैं पिछले और भी मैं डाल दूंगा जो भी आए हुए इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इसमें संसाधनों का असंवहनीय उपयोग और जैव विविधता का अतिदोहन संसाधनों का असंवहनीय और जैव विविधता का अतिदोहन जिस पर अतिदोहन पारितंत्र को क्षति पहुंचा रहा है पारितंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है जिन पर प्रजातियां निर्भर करती हैं। व्यापारिक शिकार अवैध शिकार के कारण दुर्लभ प्रजातियों की सैंतीस 37,000 से अधिक पादप और जंतु की प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। पादप और जंतु प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। जैसे इसमें से गैंडा, बाघ, तेंदुआ, गोरिल्ला, तितलियां, मेढक, कछुआ, आर्किड, कैक्टस, महोगनी, ये सब क्या है इंडेंजर्ड है। सब लिखना चाहते हैं गैंडा, बाघ, तेंदुआ,
तितली। तितली पार्क भारत का कहाँ बना है? बटरफ्लाई पार्क। किस राज्य को बटरफ्लाई पार्क तितली राज्य घोषित किया गया? जैसे ना करिए नंबर बताइए। बटरफ्लाई स्टेट अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को बटरफ्लाई स्टेट सिक्किम को घोषित किया गया है। बटरफ्लाई पार्क ये बटरफ्लाई पार्क घोषित किया गया है वाइल्ड लाइफ कर्नाटक में था ये बटरफ्लाई पार्क साउथ का कोई स्टेट है उसमें बटर पार्क को हम बनाया गया था बटरफ्लाई पार्क। ये विलुप्त हो रही थी तितलियां और तितलियां विलुप्त होने से क्या होगा? पैदावार कम होगी और आगे फसलों का कम होगा। डिपेंडेंसी उस पे है। आर्किड कैक्टस होंगे ये सब एग्जांपल के लिए। प्रदूषण लिखे प्रदूषण प्लास्टिक जलीय प्रदूषण के कारण शैवाल ब्लूम होता है। जो जल में घुले ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं ब्लूम प्रकोष्ठ ब्लूम बड़ी तेजी से विकसित होते हैं। ये पहले पढ़ चुके यूट्रोफिकेशन होता है। सुपोषण होता है। इससे प्रजातियां अन्य जीव नहीं रह पाते। इससे अन्य प्रजातियां ये घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं जिससे अन्य प्रजातियां नहीं रह पाती हैं। गैर स्थानीय प्रजातियों का आक्रमण गैर स्थानीय प्रजातियों के आक्रमण से स्थानीय प्रजातियों को नुकसान उठाना पड़ता है। क्योंकि बाहरी प्रजातियां भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। बीमारियां फैलाती हैं और खाद्य जाल में व्यवधान डालती हैं। जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में क्या लिखा? जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण बनेगा। इससे क्या होता है कि अगर 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का तो भूमध्य रेखी वाली जो यहाँ प्रजातियों की बेल्ट है भूमध्य रेखी 5 से 5 नॉर्थ और साउथ 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से जो प्रजातियां यहाँ पे रह रही हैं वो 500 किलोमीटर यहाँ तक जाएंगी। 500 किलोमीटर दूर तक ये फैला होगा। तो जब
यानी कि जो यहाँ स्थानिक है, एंडेमिक स्पीसीज है, स्थानीय प्रजाति है, उसका स्थानांतरण होगा और 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से करीब 500 किलोमीटर वो फैलेगी। तो वहां के लिए क्या होगी, ये जैविक आक्रमण होगा। तो इस क्षेत्र के रहने वाली प्रजातियों में क्या हो जाएगा फिर, क्योंकि ये यहाँ से भोजन प्राप्त करेगी, आवास प्राप्त करेगी, तो यहाँ की रहने वाली प्रजातियां हैं, फिर उनका विलोपन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। 1 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से जो प्रजातियों की गृह सीमा है, उनका जो आवास क्षेत्र है, उसमें 500 किलोमीटर शिफ्ट होगा। मात्र जलवायु परिवर्तन में अगर 1 सेंटीग्रेड का परिवर्तन टेम्परेचर बढ़ता है तो 500 किलोमीटर शिफ्ट होगा, और 500 किलोमीटर शिफ्ट होगा यानी क्या होगा, इधर की प्रजातियां वहां पे क्लास तो इससे क्या होगा, प्रजाति विलोपन आगे आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो क्या होगा, जैविक आक्रमण होगा। जब दूसरे क्षेत्र में प्रजातियां शिफ्ट होंगी तो जैविक आक्रमण होगा, ये वाला जो गैर स्थायी प्रजातियों का आक्रमण होगा उसमें जाएंगे। तो ये क्या होगा, आपने क्या लिखा, सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये जलवायु परिवर्तन बहुत सारी चीजें 10 दिन शिफ्ट हो चुका है। यूरोप में जलवायु के शुरुआती दिनों की जो विंटर सेटअप है या समर सेटअप है, 10 दिन आगे बढ़ गया, ऐसा क्या है, ये इसका परिवर्तन दिखने लगा है। इसके बाद एक फंड है जैव विविधता हॉटस्पॉट, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पढ़े होंगे, इसको नॉर्मन मायर्स ने विकसित किया था। अगला टॉपिक में पढ़ते हैं हॉटस्पॉट। जैव विविधता के संवेदी स्थल या हॉटस्पॉट स्थल हॉट स्पॉट, 2-3 प्रकार के हॉट स्पॉट हैं। एक आपके मोबाइल में हॉट स्पॉट है, एक हॉट स्पॉट होता है ज्वालामुखी उद्गालन होता है, और ये हॉट स्पॉट बायोडायवर्सिटी वाला है। इसके विद्वान थे नॉर्मन मायर्स। इस संकल्पना को कॉन्सेप्ट में बना दिया था, नॉर्मन मायर्स दिया था। तो देखिए क्या है जैविकता, हॉटस्पॉट क्या होता है। विश्व के कुछ क्षेत्र, इसके बहुत सवाल पूछा है, कई बार पूछा गया सवाल। विश्व के कुछ स्थानीय प्रजातियों की, विश्व के कुछ क्षेत्र विश्व के कुछ क्षेत्र स्थानिक प्रजातियों की एक बड़ी संख्या के जैव विविधता में विशेष रूप से समृद्ध है। इस प्रकार के क्षेत्र जब पूर्व लिखित, जो पहले आपने 4 कारण 5 कारण लिखे हैं, क्या लिखा था आपने, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैविक आक्रमण, आवास विखंडन, इन कारणों से, पूर्व लिखित कारणों से प्रभावित होते हैं, तो इसे जैव विविधता संवेदी क्षेत्र कहा जाता है, हॉटस्पॉट। इस संकल्पना को नॉर्मन मायर, यदि यूपीक्वेशन पूछा गया सवाल, मायर द्वारा प्रतिपादित किया था।
कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक क्षेत्र को कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने एक क्षेत्र को हॉट स्पॉट के रूप में घोषित करने के लिए दो मापदंडों को अपनाया है, पहला यानी उसी क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहा जाएगा जो या तो पहले बात तो जैव विविधता में समृद्ध हो और समृद्ध होने के साथ उन पर संकट भी हो, संकट हो जैसे आवास विखंडन और क्या था दूसरा अतिदोहन, संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और स्थानीय प्रजातियों का विदेशी प्रजातियों का आक्रमण इन कारणों से एंडेंजर्ड हो। तो दो और नॉर्मल इसमें मापदंड है। पहला मापदंड है इस क्षेत्र में कम से कम 1500 पौधे और स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में मूल प्राकृतिक वनस्पति का 30% होने चाहिए। संपन्नी पौधे वो होते हैं जिनका पूर्ण रूप से विकास हुआ रहता है, यानी कि उसमें सारे ऊतक को जाइलम फ्लोएम ऊतक होते हैं। जाइलम से क्या होता है, नीचे से पोषक तत्वों को अवशोषित करके पत्तियों तक पोषक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और फ्लोएम से जो भोजन बनता है वो नीचे तरफ होता है। तो पूर्ण रूप से विकसित पौधे होते हैं जो संपन्नी पौधे होते हैं। तो ये दो मापदंड है, इसके आधार पर उसको हॉट स्पॉट इंटरनेशनल कंजर्वेशन इंटरनेशनल घोषित करता है। लाइन में देखिए, इस प्रकार संवेदी स्थलों को प्रजातिगत संबद्धता, स्थानिकता और संकटग्रस्त क्षेत्र के आधार पर पहचाना जाता है। ये पृथ्वी के भूसतह के 2.3% क्षेत्र पर फैले हैं। ये केवल जो हॉट स्पॉट है सतह के 2.3% क्षेत्र पर फैले हैं, लेकिन यहाँ जैव विविधता जानते कितनी है, 43%, किंतु यहाँ पर 43% जैव विविधता पाई जाती है। WWCE इसकी वेबसाइट है CEPF.net, PF.net और साइट रिसोर्स है हॉट स्पॉट।
रिसोर्सेस हॉटस्पॉट ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर इसमें 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए गए, जिसमें एशिया प्रशांत में 13 है। एशिया प्रशांत में 13 है, टोटल 36 है। आप इस वेबसाइट में जाकर इसकी लिस्ट देख सकते हैं। विश्व के में 36 जैव विविधता संवेदी स्थल हैं। एक तो यूएनओ का एक है, यूएनओ ने बनाया है गंभीर पारिस्थितिक तंत्र सहभागिता कोष। गंभीर पारिस्थितिकी तंत्र सहभागिता कोष। इसको शॉर्ट में कहते हैं CEPF। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल इकोसिस्टम पार्टनरशिप फंड। शॉर्ट में CEPF ये कोष बना है। फंड की स्थापना 2000 में सन 2000 में जैव विविधता हॉटस्पॉटों को संरक्षित करने के लिए विकासशील देशों की सिविल सोसाइटियों एवं संरक्षित करने के लिए विकासशील देशों की सिविल सोसाइटियों एवं संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं को सिविल सोसाइटियों एवं संक्रमणकारी अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त बनाने के लिए की गई थी। CEPF द्वारा विश्व की 2000 से अधिक, वो सन 2000 है, ये 2000 संख्या है, सन 2000 CEPF के द्वारा विश्व की 2000 से अधिक सिविल सोसाइटियों संगठनों या व्यक्तिगत रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जिनसे संकटापन्न प्रजातियों का बचाव और जैव विविधता हॉटस्पॉटों को संरक्षित किया जा सकता है।
एक और इससे रिलेटेड संस्था है, एक परियोजना थी वैश्विक 200 इको जोन। वैश्विक 200 इको जोन, इको जोन WWF। चले, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंटेंट्स देखिए यही पूछता है, कंटेंट्स यूपीएससी का बहुत हाई लेवल का रहता है। आप थोड़ा सा जो बायोडायवर्सिटी पढ़ लेते हैं उसके प्रकार, बायोडायवर्सिटी के प्रकार भारत में, लेकिन जो यूपीएससी का कंटेंट्स बहुत हाई लेवल का रहता है और उसमें कंटेंट चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, तो कंटेंट आप हाई लेवल का रहता है कंटेंट, और कंटेंट को कैसे लिंक करके वो मेंस में पूछता है। कंटेंट्स को एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। यानी बायोडायवर्सिटी के लिए कितनी परियोजनाएं उसने चला रही, क्योंकि बायोडायवर्सिटी पर उत्तरजीविता, हमारी सभी जीवों की उत्तरजीविता निर्भर करती है। तो कोई बता रहा था क्या होता है बायोडायवर्सिटी की वजह से व्यापार प्रभावित होगा। व्यापार अगर को संरक्षित करने के लिए व्यापार प्रभावित हो रहा है या कुछ भी प्रभावित हो, होने दीजिए प्रभावित, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। WWF के पूरा नाम बताइए। हाँ, WWF के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व भर के क्षेत्रीय विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित इको क्षेत्र या इको जोन पृथ्वी के जैविक रूप से सर्वाधिक असाधारण स्थलीय स्वच्छ जल एवं समुद्री पर्यावासों का एक विज्ञान आधारित वैश्विक श्रेणीक्रम है। यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता के संरक्षण के क्रिटिकल ब्लूप्रिंट क्रांतिक ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराता है। क्रिटिकल ब्लूप्रिंट उपलब्ध कराता है। इसकी परिभाषा दी गई है WWF के अनुसार, ये इको जोन की लिखिए। इको जोन WWF के अनुसार इको जोन भूमि या जल की WWF के अनुसार इको जोन भूमि या जल की एक ऐसी बृहद इकाई है जिसमें
प्राकृतिक समुदायों और पर्यावरणीय दशाओं का एक भौगोलिक रूप से सुस्पष्ट एकत्रीकरण है। सुस्पष्ट एकत्रीकरण है। स्पष्ट एकत्रीकरण है। WWF ने 240 इकोजोन समझिए आपने क्या है इकोजोन। तो WWF ने 240 इकोजोन क्षेत्रों की पहचान की है। पहचान की है। इस चयन का आधार प्रजाति समृद्धता, स्थानिकता, असमान पारिस्थितिकीय या विकास क्रमिक बड़े भारी शब्द लग रहे होंगे आप लोगों को। विकास परिघटना ये टोटल बायोलॉजी है। टोटल बायोलॉजी है। परिघटना या वैश्विक दुर्लभता के आधार पर हुआ है। वैश्विक दुर्लभता के आधार पर हुआ है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, अमेरिका ने नीम का पेटेंट करा लिया, अमेरिका ने बासमती चावल का पेटेंट करा लिया, तो भारत ने विरोध किया, इसका पेटेंट रद्द हुआ। पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ का पेटेंट कराइए, जैसे मैंने मार्कर बनाया, मार्कर का पेटेंट करा लिया, तो इस मार्कर को केवल मैं ही बना और बेच सकता हूँ, कोई दूसरा ना बना सकता ना बेच सकता। अगर बनाता बेचता है तो उस पर मैं आर्थिक हानि का दावा कर सकता हूँ। तो तभी जो पेटेंट होता है, ये पेटेंट दिया जाता है अमूमन 20 साल तक के लिए होता है कि 20 साल तक कोई नई चीज़ आप खोजते हैं, तो उस पर आपका पेटेंट होता है। इसका पेटेंट कार्यालय ऑस्ट्रिया में है, एक पेटेंट कार्यालय जहाँ से पेटेंट कराया जाता है। तो उस पर बाकी देशों को ये पेटेंट करा रहे हैं, इस पर कोई दावा कर सकता है, इनका कोई विरोध कर सकता है कि नहीं, ये चीज़ आपका कोई नई चीज़ नहीं खोजी है, इसको मैं पहले से जानता था, तो पेटेंट रद्द हो जाता है या पहले से प्रयोग करता है। तो इस तरह से जो कार्य करते हैं लोग, धोखाधड़ी करके पेटेंट करा लेते हैं, इसको बायोपायरेसी कहा जाता है, चोरी कहा जाता है। बायोपायरेसी या जैव चोरी कहा जाता है। तो एक शब्द आता है बायोपायरेसी, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। बायोपायरेसी या जैव चोरी। पायरेसी मतलब चोरी होता है। बायोपायरेसी जैव चोरी यानी जैविक चीजों में जो होती है, अभी लिखेंगे थोड़ा उधर पता चलेगा। क्योंकि ये जो उनका जो विकासशील देश है, उनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, या लेकिन परंपरागत ज्ञान में बहुत, हम लोग बहुत ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा वो जोक होती है, अगर तालाब वाला कहीं नहाइए तो जहाँ पर अगर छोटा बेटा है वो वहीं पे जाके पकती है और वो शक कर लिया ब्लड, तो फिर वो चीज़ ठीक हो जाती है। कुछ हमारा परंपरागत ज्ञान है, इस परंपरागत ज्ञान को वो लोग पेटेंट करा के प्रोफेशनल रूप में यूज करना चाहते हैं, ज़्यादा लाभ कमा चाहते हैं। हमारा परंपरा हम सदियों से यूज कर रहे हैं उसको,
नीम के बहुत सारे उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि कवक इस्तेमाल कर नीम के तेल का, और गुण न लगे, मतलब हमारा जो परंपरागत है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उसको अमेरिका पेटेंट करा के उसका व्यवसायिक उपयोग करना चाह रहा है, हमारे परंपरागत व्यवसायिक लाभ लेना चाहता है। इसी को बायो पायरेसी कहा जाता है, जैव चोरी कहा जाता है। धोखाधड़ी से जो हमारा पहले से ज्ञान था उसको बाद में अपना बता के आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो पहले से यूज कर रहे हैं, यानी हमारी चीज को आप या हमारे ज्ञान को अपना बता के कि हमने खोजा है, इसको व्यवसायिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही जैव पायरेसी की बायो पायरेसी है। देखिए बायो पायरेसी का आशय, बायो पायरेसी जैव चोरी का आशय जैव विविधता के परंपरागत ज्ञान के, जैव विविधता के परंपरागत ज्ञान के बाहरी लोगों और कंपनियों द्वारा, बाहरी लोगों और कंपनियों द्वारा किए गए विनियोग से है, किए गए विनियोग से है। जिसमें इस प्रकार के संसाधनों का लाभ लेने के लिए धोखाधड़ी से पेटेंट कराना भी शामिल है। धोखाधड़ी से पेटेंट कराना भी शामिल है। आप लोग जानते हैं कौन सा पत्थर चट्टा, इसको बता दें कि पत्थर की वजह तो बड़ा काम करता है। बहुत से ऐसे सारे हैं हमारे जो परंपरागत ज्ञान जैसी ज्ञान है, बहुत काम की चीज होते हैं, बड़े कारगर भी होते हैं, और उसको पेटेंट करा के कोई दूसरा यूज करने लगे। तो कुछ एग्जाम्पल है बायो पायरेसी के, आप चाहे तो लिख सकते हैं। हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने कराया था, 4 लाइन है, लिखना चाहे तो लिख ले, नहीं तो मैं स्किप करके आगे चले। 1995 में यूएसए अमेरिका, संयुक्त अमेरिका में 2 एनआरआई लोगों द्वारा हल्दी से घाव भरने वाले गुणों के लिए पेटेंट की करा लिया। भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इसका विरोध किया। इसके बाद पेटेंट को निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार 1997 में एक यूएस कंपनी राइसटेक द्वारा बासमती चावल के दानों का पेटेंट करा लिया गया। भारत द्वारा भारी विरोध के कारण, ये सब बायो पायरेसी के उदाहरण है। भारत द्वारा भारी विरोध के कारण पेटेंट को निरस्त किया गया।
इसी प्रकार 1994 में यूरोपीय पेटेंट कार्यालय ने यूएस फर्म WR ग्रेस, यूएस फर्म WR ग्रेस, ये फर्म का नाम था, को नीम के तेल से कवकों को नियंत्रित करने की पद्धति को पेटेंट करा लिया। भारतीय किसानों और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ ने इसका विरोध किया और पेटेंट रद्द कराया। प्रजातियों का विलोपन, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं। प्रजातियों का विलोपन, देखिए प्रजाति उद्भवन और प्रजातियों के विलोपन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ समय बाद कुछ प्रजातियां स्वाभाविक प्राकृतिक कारणों से अपने आप विलुप्त हो जाती हैं और नई प्रजातियों का जन्म भी होता है। डायनासोर विलुप्त हो गए, धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए, और इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन इनके विलोपन की दर धीमी होती है। 10-15 साल में किसी एक प्रजाति का विलोपन होता है। इसी तरह इतने ही काल में 1-2 प्रजातियों का, नई प्रजातियों का उद्भवन भी होता है, नई प्रजाति बनती है। लेकिन हमारे क्रियाकलापों की वजह से बहुत सारे जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, इसके कारणों से इस विलोपन की दर बहुत तेज हो गई है। जो 10-15 साल में या वर्ष में 1-8 प्रजाति विलुप्त होती है, उसकी दर कई गुना बढ़ गई है। हर वर्ष, दर वर्ष या दशकों में कई प्रजातियां विलुप्त हो रही है, सैकड़ों की संख्या में प्रजातियां विलुप्त हो रही है। तो हमारी जैविक विविधता क्या हो रही है? घट रही है। और जैविक विविधता घटने का कारण हमारी उत्तरजीविता पर संकट, तो प्रजाति का विलोपन क्या है? थोड़ा सा लिख लीजिए, 2 लाइन में छोटा छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं लिख पाएंगे, उससे कम उसका मतलब तो समझ लीजिए। कोई समस्या? एक प्रजाति को विलुप्त माना जाएगा जब उस प्रजाति का कोई भी सदस्य इस पृथ्वी पर न बचा हो। दिखाई न दे, अब बता रहे उसी पर जवाब पूछ रहे हैं। यूपी पीसीएस में एक बार सवाल आया था, क्वेश्चन आया था कि कोई प्रजाति विलुप्त मानी जाती है जब वो अपने आवास में कितने वर्ष नहीं दिखाई, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष से कुछ आपने 4 ऑप्शन थे। तो हम लोग भी गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बाटे नहीं किए, उनसे मिले, कई लोगों से मिले, कोई भी ऐसा कहीं नहीं दिखा मिलता है कि कितने साल तक नहीं दिखाई दे उसको विलुप्त माना जाएगा। इसकी परिभाषा यही है कि उसकी अंतिम प्रजाति सदस्य उस पृथ्वी पर न बचा हो, एक भी सदस्य न बचा तो उसे विलुप्त माना जाएगा। वो सवाल बनाया था, जैसे आयोग अपना बनाया था सवाल, उसी तरह से वो क्वेश्चन मान लिया था। अब जैसे यूपीपीएससी जो यूपी कमीशन बनाता है, ये सवाल है, ये बता चौरी चौरा कांड का कब हुआ था? 4-5 जुलाई कब हुआ था? किताबों कितना लिखा मिलता है? 5 फरवरी 1922। तो उसमें 4 फरवरी, 6 फरवरी ऐसे ऑप्शन दिया था, 5 फरवरी ऑप्शन ही नहीं था। हालांकि सभी अथेंटिक किताबों को पाएंगे, चाहे एनसीईआरटी हो या बाकी बिपिन चंद्रा हो, सब में उसमें 5 फरवरी लिखा मिलेगा।
लेकिन उसने सवाल ये भी आया था, सवाल सभी लोग के सवाल गलत है, सवाल गलत है। तो कुछ हैं भी उधर के, तो वो साइकिल के चौरी चौरा पहुंच गए उधर के, तो वहाँ पे जो सिलापट लगा हुआ है तो वहाँ पे 4 फरवरी लिखा हुआ है। तो किसी ने रिसर्च किया हुआ तो सवाल बना दिया उसने, टीचर ही सवाल बनाते हैं। तो 4 फरवरी उसमें आंसर उसने क्या था, 4 फरवरी ऑप्शन सही माना था, वो 4 फरवरी ही सही था। अब यूपी गवर्नमेंट 4 फरवरी को शहीद दिवस मना रही, चौरी चौरा शहीद दिवस मना रही है, पिछले साल से मनाया जा रहा है, पिछले साल से 4 फरवरी शहीद दिवस मनाया जा रहा है, चौरी चौरा शहीद दिवस 4 फरवरी मनाया जा रहा है। कहीं किताबों में 4 फरवरी आया था, कमीशन ने 4 फरवरी बनाया था। ये 2007 मेंस में आया था, इस चीज से ये क्वेश्चन आया था, यही पूछ रहे थे। तो उसके जो कमीशन के सवाल होते हैं थोड़ा सा हट होते हैं लीक से, तो इसका बस यही कारण है कि वो अंतिम उसका सदस्य इस पृथ्वी पर न बचा हो तो उसे मारा जाता, विलुप्त हो जाता है। 15 साल 20 साल 50 साल वाला ऑप्शन कहीं मिला नहीं किताबों में। हम लोगों ने उससे संपर्क किया था उनके डिपार्टमेंट में भी जाके, वो नहीं बताया कहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कि भी वो आज आयोग का सम्मान के लिए। तो आगे चलिए देखिए विलोपन के चरण। विलोपन के 2 चरण होते हैं, स्थानीय विलोपन पहला वाला में 2 लाइन है, लिख लीजिए 1 लाइन। जब प्रजाति उस क्षेत्र में, स्थानीय विलोपन लिखिए, जब प्रजाति उस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, जहां उसका पर्यावास था, पारिस्थितिकी विलोपन, पारिस्थितिकी विलोपन जब किसी प्रजाति के बहुत कम सदस्य बचते हैं, और समुदाय में अपनी भूमिका लंबे समय तक नहीं निभा पाते हैं, लंबे समय नहीं निभा सकते, इसको पारिस्थितिक विलोपन कहा जाता है, लंबे समय तक नहीं निभा सकते। स्थानीय विलोपन कहाँ क्या आ जाएगा, मान लीजिए वो कोई भी है, कौन सा हुक्कू बंदर, एक लखनऊ चिड़ियाघर हुक्कू बंदर है, और वो चिड़ियाघर बचा है, जहां पाया जाता वहां पे न मिल रहा तो स्थानीय विलोपन कहेंगे। इनकी संख्या जैसे कुछ ऐसे हैं, एक बार हो गया था, जैसे गिद्धों की संख्या विलुप्त होने लगी, गिद्ध कम होने लगे, तो इनकी संख्या इतनी कम हो गई कि बहुत कम सदस्य बचे थे, 90% गिद्ध विलुप्त हो गए, 10% बचे थे। तो उनकी जो भूमिका होती है अपने समुदाय में या पारिस्थितिक में, वो नहीं निभा पा रहे थे। जब नहीं निभा पाते उसको होता है पारिस्थितिकी विलोपन कहा जाता है। अब लिखिए एक और लिखिए, पृष्ठभूमि विलोपन, पृष्ठभूमि विलोपन, पृष्ठभूमि विलोपन, इस विलोपन पर भारत में जितने भी प्रोजेक्ट योजना चलाई है, टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट, तमाम तरह के हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, ये सब प्रोजेक्ट चलाए जाए जिसपे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस विलोपन पर ही बेस्ड है वो। प्राकृतिक एवं निम्न स्तरीय प्राकृतिक और निम्न स्तरीय विलोपन की प्रक्रिया है जो पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण
निरंतर चलती रहती है। प्रक्रिया पर जो पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के कारण निरंतर चलती रहती है। वही जो मैंने बता रहा था कि जो विलोपन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है, लेकिन उसकी दर बहुत धीमी होती है। हम लोगों ने खासकर मानवीय गतिविधियों ने इस विलोपन की दर को कई गुना बढ़ा दिया है, बहुत तेजी से विलुप्त होने लगी है। लेकिन भूपृष्ठ विलोपन क्या है? एक समान प्रक्रिया, वो चलती रहती है। आदमी का जन्म होना और मृत्यु होना एक समान प्रक्रिया है। उसी तरह से इनकी भी एक प्रजातियों का उद्भवन और विलोपन एक समान प्रक्रिया है, लेकिन अब हम लोग उद्भवन की प्रक्रिया कई गुना बढ़ा दिया हम लोगों ने। रेडिएशन करके, डीएनए कॉम्बिनेशन करके नई नई प्रजातियां बना रहे हैं, पादपों की संकर प्रजातियां बना रहे हैं। बहुत संख्या में उन्होंने प्रजातियों की संख्या बनाई, विलोपन भी कई संख्या में कर रहे हैं। और एक और शब्द आता है सामूहिक विलोपन। उस पर क्वेश्चन आया, मैंने जो आपको भेजा है उस पर क्वेश्चन है, सामूहिक विलोपन क्या होता है? सामूहिक विलोपन, सामूहिक विलोपन वैश्विक आपदाकारी घटना है, वैश्विक आपदाकारी घटना है इसमें क्या होता है? वैश्विक में वो 70% या 90% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। जब सामूहिक विलोपन होता है, समूह में विलोपन हो जाता है, पूरी की पूरी प्रजाति एकदम से गायब हो जाती है। जैसे डायनासोर में क्या हो गया? सामूहिक विलोपन हो गया, खत्म हो गया। पिछले 50 करोड़ वर्षों में पांच सामूहिक विलोपन हुए हैं। जिसमें 1 मिनट, 5 सामूहिक विलोपन हुए हैं। विलोपन हुए जिससे बहुत सारी प्रजातियों का विलोपन हुआ और जैव विविधता को भारी क्षति पहुंची। सामूहिक विलोपन के बाद अगर सामूहिक विलोपन होता है तो जैव विविधता को कुछ रिकवरी करने में 2 से 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। सामूहिक विलोपन के बाद, सामूहिक विलोपन के बाद जैव विविधता की भरपाई करने में 2 से 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। यानी कि दोबारा उस स्टेज में आने के लिए कम से कम 2 से 10 करोड़ वर्ष लगेंगे अगर जैव विविधता नुकसान हुई। सामूहिक विलोपन के बाद जैव विविधता की भरपाई करने में 2 से 10 करोड़ वर्ष तक लगते हैं। पांच विलोपन हुए हैं, लेकिन 2 विलोपनों की स्पष्ट जानकारी वैज्ञानिकों के पास है। तो जो इन 2 विलोपन, 5 में से 2 विलोपन हुए थे, वो एक हुआ था 22.5 करोड़ वर्ष पहले। उसमें 95% समुद्री प्रजातियां विलुप्त हो गई थी। 22 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, 22.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 5 हुए थे, इसमें 2 की स्पष्ट हमारे पास रिकॉर्ड या जानकारी है। 95% समुद्री प्रजातियां
विलुप्त हो गई थी। फिर अगला एक और विलोपन हुआ था 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इसमें करीब डायनासोर, जो सारे डायनासोर थे विलुप्त हो गए थे। इन्होंने 14 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी पर राज किया था। 14 करोड़ वर्ष राज करने के बाद सब विलुप्त हो गए। 6.5 करोड़ वर्ष पहले विलुप्त हो गए। चाहे नोट कर लें, छोड़ दें। 22.5 करोड़ वर्ष पहले तो विलुप्त 95% समुद्री प्रजातियां समाप्त हो गई थी। और सबसे अंतिम वाला जो हुआ था ये डायनासोर का, 6.5 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर विलुप्त हो गए। 14 करोड़ वर्ष तक इन्होंने अपना अस्तित्व बनाए रखा। इतने बड़े बड़े, तो क्या हम लोग भी विलुप्त हो सकते हैं? अगर यही चलता रहा तो भी विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही करते रहे तो वो दिन नहीं लगे, जब हम लोग भी विलुप्त होने लगेंगे। यूपीएससी की तैयारी और पढ़ाई सब गया काम से, जब हम ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा? सामूहिक विलोपन के कारण, वो 3 कारण है। ये सामूहिक विलोपन के कारण है ग्लोबल कूलिंग, पार्थिव शीतलन। आपने पढ़ा होगा जब ग्लेशिएशन हुआ था, हिमानीकरण हुआ था, 2 हिमानीकरण काल कार्बोनिफरस में और प्लीस्टोसीन काल में। तो हिम की चादर ऐसे फैलती थी तरफ, और ये क्या होता है फिर पीछे खिसक जाती थी। हिम की चादर यहाँ आती थी और फिर ये पीछे खिसक जाती थी। तो जब हिम की चादर फैलेगी तो क्या होगा? वहां कोई जीव रहेगा? विलुप्त हो जाएंगे। फिर पीछे खिसकेगी, फिर पनपेंगे। तो 3-4 बार ऐसी घटना हुई। और सी लेवल जब नीचे गया, जब हिमानीकरण होता है तो सी लेवल नीचे जाता है। जब सी लेवल नीचे जाता है तो समुद्र में रहने वाले जीव भी विलुप्त होने लगते हैं। होंगे नहीं होंगे? सी लेवल नीचे जाएगा तो उसमें रहने वाले जीव होंगे, अगर मतलब तटीय क्षेत्रों में, वो विलुप्त हो जाएंगे। तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो डायवर्सिटी पाई जाती है समुद्रों में, वो 200 मीटर की गहराई तक पाई जाती है, 100 मीटर की गहराई तक पाई। समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा शैवाल, वनस्पतियां और जीव मछलियां वगैरह पाई जाती है। तो उनका आवास नष्ट हुआ, तो ग्लोबल कूलिंग हुआ। फिर उल्कापात, इनको डायनासोरों को तो उल्कापात से ही खड़े। उल्कापात दूसरा कारण। फिर ज्वालामुखी क्रिया, क्योंकि क्रिटेशियस काल में पृथ्वी की क्रस्ट ठीक पतली थी, उसमें दरारें उद्गार ज्वालामुखियों का बिल्कुल तांता लगा था। क्रिटेशियस काल में इतने ज्वालामुखी उद्गार हो रहे थे, उसमें उल्कापात भी हो रहे थे। जब उल्कापात हो रहे थे, पृथ्वी की क्रस्ट पतली थी, टूट जाती थी, फिर ज्वालामुखी उद्गार होता था। इसी प्रक्रिया में ये डायनासोर विलुप्त हो गए। ये जो कारण है। वर्तमान समय में प्रजातियों की विलोपन की दर, आप देख लेते हैं इससे विलोपन की दर क्या है। वर्तमान समय में प्रजातियों के विलोपन की दर, बीसवीं सदी में प्रति 10 लाख में से एक प्रजाति प्रतिवर्ष विलुप्त हो रही थी। बस थोड़ी देर बैठ जाए।
और इसमें 20वीं सदी में 10 लाख प्रजातियों में से एक वर्ष में एक प्रजाति विलुप्त हो रही है, और वर्तमान समय में प्रतिदिन एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। प्रतिदिन देखिए, वर्तमान समय में प्रतिदिन एक प्रजाति 20वीं शताब्दी में जो बीत गया, हम लोगों ने कई गुना बढ़ा दिया विलोपन की दर को। प्रतिदिन एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। ऐसा नहीं होगा, क्या करें? एक अनुमान के मुताबिक अगले 50 से 100 वर्षों में विलोपन की दर अगले 50 से 100 वर्षों में विलोपन की दर चरमघाती दर से बढ़ेगी। चरमघाती दर से बढ़ेगी। चरमघाती दर कैसे होगी? 1, 2, 4, 8 गुना 16, 32, 64, 128 चरमघाती दर ये होती है। इस दर से बढ़ेगी, यानी कि और स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। 2030 तक ये अनुमान है, पक्का आंकड़ा नहीं है। 2030 तक 20% और 21वीं सदी के अंत तक सदी के अंत तक 50% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। एडवर्ड वो विल्सन और रिचर्ड लीकी के अनुसार क्यों जब टाइम हो गया क्या? नहीं सर, 20 मिनट है। एडवर्ड वो विल्सन और रिचर्ड लीकी के अनुसार छठवां सामूहिक विलोपन, 5 सामूहिक विलोपन हो चुके हैं। छठवां सामूहिक विलोपन मानव प्रेरित होगा। यूपीएससी में आया होगा, जो भेजा उसमें होगा यूपीएससी। इन वैज्ञानिक अनुसार बाकी 5 जो विलोपन हुए हैं वो प्राकृतिक कारणों से हुए हैं। ये छठवां जो सामूहिक विलोपन होगा वो मानव प्रेरित होगा। उसके लिए हम लोग जिम्मेदार होंगे पूरी तरह से। चले आगे। कंटेंट्स आपको ठीक लग रहा है? ये पूछा जाता है। वो गया राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय ये सब होगा, वो वक्त गया, वो सब वक्त गया है। और ऑनलाइनर वाला भी वक्त गया है कंपटीशन में। आप कम से कम इंडिया ईयर बुक जरूर ले लीजिए, 2007 आती है, उसमें जरूर पढ़िए। उसमें आपको 20-25% मिलेंगे। एक बार पढ़ लेंगे तो हर साल रिपीट होता रहता है। एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इंडिया ईयर बुक है तो उसको जरूर लेके पढ़िए। आपको सारी गवर्नमेंट की परियोजना सब दिया रहता है। यूपीएससी को सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं। इसमें तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितने मिले,
और इसमें भी मिलते क्वेश्चन 100 में से 25 से 30 क्वेश्चन ये पूछा है। हम लोगों ने बहुत पढ़ा इसके बारे में IUCN, जरा ये भी तो जान लिखा है क्या ये, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में स्थापित हुआ था। 1948 में सबसे पुराना संगठन है। 1948 में ग्लैंड में, इसका मुख्यालय है ग्लैंड और है कहाँ, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। यह विश्व का सबसे पुराना और विशाल भूमंडलीय पर्यावरणीय संरक्षण संगठन है। इसमें 185 देशों के 1300 सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और 15,000 से अधिक स्वयंसेवी सदस्य शामिल हैं। स्वयंसेवी सदस्य शामिल हैं। इसे यूएनओ में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसको पैसा कहां से मिलता है? IUCN को इसके पैसे का स्रोत है, लेकिन इसका वित्त पोषण सरकारों, यानी जो 185 देश है उनकी सरकारों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियों, फाउंडेशनों और सदस्य संगठनों और निगमों द्वारा किया जाता है। निगमों द्वारा किया जाता है। निगमों द्वारा किया जाता है।
इसका उद्देश्य IUCN का उद्देश्य क्या है? विश्व में 1-2 करके पॉइंट 1 है। विश्व में जैव विविधता को संरक्षण देना पहला उद्देश्य है। दूसरा लिखिए, अपने शोध रिपोर्टों और फील्ड परियोजनाओं के माध्यम से IUCN द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है कि जैव विविधता जलवायु परिवर्तनों खाद्य सुरक्षा और संवहनी विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार निभाता है। ये रिसर्च शोध के माध्यम से IUCN यह दिखाता है कि जैव विविधता हम किस प्रकार जलवायु परिवर्तनों से, अगर जैव विविधता में हम समृद्ध हैं तो जलवायु परिवर्तनों से बच सकते हैं, खाद्य सुरक्षा हमारी मजबूत होगी। खाद्य सुरक्षा का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वो मधुमक्खियों वाला एग्जाम्पल है, मधुमक्खियों का एग्जाम्पल तितलियों। खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग होल्ड कर सकते हैं। और इसका एक और उद्देश्य नेक्स्ट है, यह संरक्षण एवं विकास संबंधी चुनौतियों पर्यावरण संरक्षण या किसी चीज का संरक्षण और विकास दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। विकास करेंगे तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, संरक्षण करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। इन दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इन दोनों में बैलेंस कैसे स्थापित किया जाएगा, उसके लिए एक फोरम है IUCN। बैलेंस स्थापित करके विकास ही हमारा चल रहा है, क्योंकि विकास नहीं करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है कि लोग भूखे रह जाएंगे, और संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो दोनों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। एक लाइन लिख लीजिए, यह संरक्षण एवं विकास संबंधी चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान खोजने का एक तटस्थ फोरम है। तटस्थ फोरम है, तटस्थ फोरम है। क्या लिखते हैं